पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और हमारे साथ हैं आरजू और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। क्रिकेट के वेटरन जर्नलिस्ट, आईपीएल का मिनी बाजार लग रहा है कोच्चि में और 405 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है। 87 स्लॉट है, मतलब 87 खिलाड़ी खरीदेंगे ये 10 टीमें। किस टीम के पास कितना पैसा है, कितना पैसा बचा हुआ है, कितने खिलाड़ी वो ले सकते हैं, इन सब बातों पर खास चर्चा होगी और ये देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी, किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। और सीधे हम चल सकते हैं अपने मेहमानों के पास। अभिषेक त्रिपाठी और कुशाण सरकार दोनों ही वेटरन जर्नलिस्ट है। सबसे पहले अभिषेक, मिनी बाजार लग रहा है तो 87 खिलाड़ी, लेकिन अभी पूछे अगर सबसे पहले आप टीम के मेंबर, फ्रेंचाइजी के मेंबर हो और किसी एक खिलाड़ी पे दांव लगाना हो तो जाहिर तौर पे अगर मैं फ्रेंचाइजी का मेंबर होऊंगा तो कोच्चि में बैठा होता। लेकिन मुझे सैम करन का मैं लगाता, क्योंकि सैम करन एक बहुत अच्छी बैट्समैन भी हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। और जो भारतीय पिच पे है उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रहती है। वो स्लोअर मारते हैं और बहुत तेज बैटिंग करते हैं। और सबसे खास बात है कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी कप्तानी में खेला है, तो उनको भारत में खेलने का अनुभव भी प्राप्त है और किस कंडीशन में कैसे खुद को बदलाव लाते हैं। तो अगर मैं किसी फ्रेंचाइजी में होता तो मैं सबसे पहले सैम करन और बेन स्टोक्स पे दांव लगाता। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मंजे हुए खिलाड़ियों पर तो हमेशा नजर रहती ही रहती है, लेकिन युवा चेहरे खास नजर उन पर रहती है, खास ध्यान रहता है। कौन कौन से युवा चेहरे हैं जिन पे ज्यादा बोली आज लगा सकते हैं? अभिषेक, हमारे साथ अभी कुशाण नहीं जुड़ पाए, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। नहीं, कई प्लेयर हैं जिन पे हम दांव लगा सकते हैं। युवाओं की बात करें तो आपके पास शिवम मावी है। शिवम मावी के ऊपर दांव लगा सकते हैं। उनका घरेलू सेशन अच्छा जा रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी 3 साल वो केकेआर में रह के आए हैं। इसके अलावा अगर आप अनुभवी की बात करें तो साकिब अल हसन है। साकिब अल हसन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी करते हैं। किसी भी नंबर पे खेल सकते हो उनको। 3 नंबर पे बैटिंग करा सकते हो, 4 नंबर पे बैटिंग करा सकते हो। भारतीय इस बार अभी तक कोरोना अभी तक नहीं आया है, तो भारत में अभी ये तय है कि हर जो फ्रेंचाइजी के घरेलू ग्राउंड है वहां पर मैच होंगे। तो ऐसे में आपको स्पिन ट्रैक मिलेंगे। चेन्नई में अगर आप जाते हो आपको स्पिन ट्रैक मिलेंगे, आपको लखनऊ में स्पिन ट्रैक मिल सकता है। तो ऐसे में साकिब अल हसन भी अच्छा दांव हो सकते हैं, क्योंकि वो 4 ओवर आपके स्पिन के करा सकते हैं। वो 3 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, फिनिशर का भी रोल निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों पे खास तौर पे आज का फोकस ऑलराउंडर पर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, जैसे आपने 2 खिलाड़ी का नाम लिया जिस पे जाहिर तौर पे क्रिकेट वर्ल्ड की काफी दिलचस्पी होगी, बेन स्टोक्स और सैम करन, क्योंकि दोनों का 2-2 करोड़ बेस प्राइस भी है। और बेन स्टोक्स की बात करें तो जो उन्होंने खेलने का मोड टेस्ट में भी बदला है, तो और भी मुझे लगता है कि आक्रामक, मतलब बहुत ही प्राइसी होंगे। और सैम करन जिसको कहते हैं कि कहीं भी फिट कर दो, ओपनिंग करवा लो, 8वें नंबर पे उतार दो, बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, तो ओवरऑल मल्टी फैसेटेड है। अगर इन दोनों खिलाड़ी में चुनने की बात होगी तो मुझे लगता है बेन स्टोक्स का प्राइस हो सकता है और ऊपर जाए। अब वैसे टीमों के पास कितने पैसे हैं ये भी डिपेंड करता है। कोलकाता के पास बहुत कम पैसे हैं, उनको 11 खिलाड़ी चुनने हैं। बिल्कुल, बेन स्टोक्स तो प्राइसलेस प्लेयर हैं। उनका बीच में कुछ समय ठीक नहीं था, उनको परेशानी थी, उन्होंने बीच में थोड़े दिन के लिए क्रिकेट छोड़ा। लेकिन जब वो वापस आए हैं तो अब ऐसे बहुत कम क्रिकेटर होते हैं जो समय से पहले क्रिकेट छोड़ दें और उनका क्रिकेट बोर्ड कहे कि भाई साहब आप ये फॉर्मेट भी खेल लो। उन्होंने एक फॉर्मेट छोड़ा तो उनका बोर्ड कह रहा है कि आप वो फॉर्मेट भी खेल लो। उन्होंने टेस्ट में इतनी अच्छी कैप्टनसी करी और अभी पाकिस्तान को पूरा पहली बार पाकिस्तान अपने घर में उसका क्लीन स्वीप किया गया है। तो बेन स्टोक्स एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर हैं। उनको तो वो आप आज जो भी प्राइस लगेगा वो क्योंकि आज मिनी नीलामी है, मिनी ऑक्शन है, उसमें लोगों के टीम के पास पैसे उतने नहीं है जो आपके बिग ऑक्शन में होते हैं। लेकिन सबसे पहले लोग जाएंगे बेन स्टोक्स के ऊपर जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद को कप्तान की जरूरत है। बेन स्टोक्स एक अच्छे कप्तान भी हैं। तो बेन स्टोक्स मल्टी टैलेंटेड हैं, जो आज के लिए फटाफट क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। वो कप्तानी कर सकते हैं, वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो
बैटिंग कर सकते हैं, वो एथलीट अच्छे हैं, फील्डिंग कर सकते हैं, तो इसमें तो निसंदेह है कि वो सबसे बड़ा दांव उन्हीं के ऊपर लगेगा। एक और सवाल रहता है कि एक टीम में वैसे तो 11 क्रिकेटर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्शन होता है, एक टीम कितने खिलाड़ी ले सकती है, कितने खिलाड़ी खरीद सकती है? अभी की बात आप करें कि अभी अगर आप देखेंगे तो सबके पास अलग अलग स्लॉट बाकी हैं, क्योंकि पहले से बिग ऑक्शन हो चुका है, लोगों ने सब अपना अपना रिटेन कर लिया है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी रिटेन खिलाड़ी 18 हैं, और जिसमें 6 फॉरनर प्लेयर हैं। अभी उनके पास 7 उपलब्ध स्थान है, जिसमें वो 2 फॉरनर प्लेयर को खरीद सकते हैं। अगर आप मुंबई के इंडियंस की बात करें तो उनके पास 16 रिटेन खिलाड़ी हैं, जिसमें 5 फॉरनर प्लेयर हैं। अभी वो 9 प्लेयर खरीद सकते हैं, जिसमें 3 फॉरनर वो ले सकते हैं। ऐसे दिल्ली कैपिटल्स का है, जिनके पास अभी 5 उपलब्ध स्थान है, जिसमें वो 2 फॉरनर प्लेयर्स खरीद सकते हैं। पंजाब किंग्स के पास 9 जगह खाली हैं, गुजरात के पास 7 खाली हैं, आरसीबी के पास 7 खाली हैं, केकेआर के पास 11 खाली हैं, राजस्थान के पास 9 खाली हैं, सुपर जायंट्स के पास 10 खाली हैं, सनराइजर्स के पास 13 खाली हैं। तो अभी ठीक ठाक स्थान है, लेकिन पैसे थोड़ा कम बचे हैं। चेन्नई और मुंबई के पास करीब 20.5 करोड़ हैं, दिल्ली कैपिटल्स के पास 19.5 करोड़ है। सबसे पैसा जो मुझे दिख रहा है वो पंजाब किंग्स के पास है, वो 32 करोड़ के आसपास है। तो सबसे हैवी बिडिंग उसी की तरफ से हो सकती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पैसा वैसे अभिषेक 42 करोड़ से ज्यादा है हैदराबाद के पास, उसके बाद पंजाब के पास है, और फिर मुंबई सनराइजर्स के पास 42 करोड़ है, 42 करोड़ है, उसके बाद 32 करोड़ है। हम कुशान के पास चलते हैं। अभिषेक, कुशान भी वेटरन रिपोर्टर हैं और खबर ब्रेक करते हैं, उसके बाद चाहे राहुल द्रविड़ भी बोल दें वो अड़े रहते हैं। कुशान, आपके लिए अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी हैं, जिनके रहाणे हैं, किन पे लगता है कि, क्योंकि इस सीजन में बहुत देखा नहीं गया है इन खिलाड़ियों को, किन पे लगता है कि आपको भारतीय खिलाड़ियों में किन पे ज्यादा बड़ा दांव लग सकता है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मयंक अग्रवाल का बहुत बड़ा दांव लगने वाला है, क्योंकि विमल जी अगर आप देखेंगे तो आईपीएल में यही होता है कि आप जैसा भी इंडियन प्लेयर्स आपके जैसे ही हो, उनका एक दाव लगता है। जयदेव उनतकट जब 8-9 रन के औसत पे भी बॉलिंग डाले थे, उसके बाद भी उनको 7-8 करोड़ रुपए $1 मिलियन मिला था बेट। तो ये ऐसी बात है। तो मयंक का लास्ट सीजन खराब गया, 196 रन आए 13 मैचेस में, लेकिन फिर भी मयंक इज एन इंडियन ओपनर और आईपीएल के प्रूवन खिलाड़ी है। जैसे क्रिस गेल ने कल एक पीटीआई में मेरे करीब भरत शर्मा को इंटरव्यू में बोला कि मयंक ने तो अपनी जगह उसने बेसिकली दे दी, उसने अपनी जगह को मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस किया था जॉनी बेस्ट और शिखर धवन के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए मयंक अपनी जगह पे स्लॉट पे बैटिंग ही नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम। तो इस बार मयंक को अगर ओपनिंग का स्लॉट मिल जाए, वो 5 से 7 करोड़ रुपए मयंक भी लेकर जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और बिल्कुल अभिषेक जी, ये भी देखने वाली बात होगी कि टीमें किस तरह से मैनेज करते हैं। कोलकाता के पास जो बकाया पर्स है वो करीब 7 करोड़ बचा हुआ और 11 स्लॉट्स उनके पास हैं। किस तरह से अब खरीदारी की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करनी होगी उनको। अभिषेक बिल्कुल वो छोटे प्लेयर के साथ उनके पास जाना पड़ेगा जिनका बेस प्राइस कम है, और उनको ज्यादा खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले बड़े बड़े प्लेयर्स ले रखे हैं जिनके ऊपर बहुत पैसा लगा रखा है। अभिषेक नायर उनके पास हैं, वो देखेंगे कि किस तरीके की चीजें आगे वो कर सकते हैं। मुझे लगता है उनको जैसे सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स पहले जो अननोन या कम जानने वाले खिलाड़ी होते थे जो कम पैसे में मिल जाते हैं, उनपे दांव लगाने की वो कोशिश करेंगे। अभिषेक, एक और सवाल है, हालांकि कोई इशारा नहीं है जो अभी कपिल को ड्रॉप किया गया, लेकिन जयदेव उनतकट भी मार्केट में है। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के पीछे, उनको खिलाने के पीछे ये एक बात भी रही होगी? कुलदीप यादव ड्रॉप किए गए और जयदेव उनतकट को लाया गया है, एक दिन बाद मिनी बाजार लगना है। क्या ये कहना सही हो सकता है? आप अगर ये कह रहे हैं तो पता नहीं, हो सकता है इसके पीछे की बात, लेकिन कुलदीप यादव को ड्रॉप करने का फैसला बहुत ही खराब फैसला है। मुझे लगता है अब तक के जो 2 सबसे खराब फैसले हैं भारतीय क्रिकेट के हाल फिलहाल में, पिछले 3-4 सालों में, उनमें से ये सबसे खराब फैसला है। इससे पहले इससे खराब फैसला तब विराट कोहली ने लिया था जब वो
अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बना के साउथ अफ्रीका टूर पे 2018-19 में गए थे और बिना प्रैक्टिस मैच खेले या बिना कुछ ऐसा हुए पहले ही मैच में वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर दिया था विराट कोहली और राहुल रवि शास्त्री ने। और उसी तरीके ये उससे भी अभूतपूर्व फैसला है कि एक जो प्लेयर है जो 8 विकेट लेता है, 40 रन बनाता है, मैन ऑफ द मैच है, जो 2 साल बाद वापसी कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में आते ही उसको मैन ऑफ द मैच बन रहा है, उसको आप अगले मैच में ड्रॉप कर देते हो। ये राहुल द्रविड़ एंड केएल राहुल कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब उनादकट को खिलाने में कोई बुराई नहीं है, उनादकट ने परफॉर्म किया है इसलिए वो टीम में आए हैं, वो उनको इतने सालों बाद खेलने का मौका मिला। लेकिन उनादकट के लिए आप पिछले प्लेयर ऑफ द मैच को अगर बाहर करते हो, इस पे सवाल उठता है। उसके लिए आप बेजा तर्क देते हो कि पिच कंफ्यूजिंग पिच थी, हम समझ नहीं पाए। अगर आप कप्तान होके, आप भारतीय टीम के कप्तान हो, आप पूर्व भारतीय टीम के कप्तान कोच हैं, और अगर आप ये सब लोग मिलके अगर पिच नहीं समझ पा रहे हो तो आपको फिर इसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिल्कुल यही सवाल कुशान मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये कोई इशारा नहीं है कि जयदेव उनादकट को क्यों मिला, क्योंकि जयदेव उनादकट ने परफॉर्म किया, काफी समय बाद उनको एक तो मौका मिला, लेकिन कुलदीप यादव का ड्रॉप किया जाना, और जयदेव उनादकट ने परफॉर्म भी किया है, लेकिन कुलदीप यादव का जिस तरह से ड्रॉप किया जाना ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, कुलदीप यादव को ड्रॉप करने का मैं यहाँ पे बोल रहा एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग हमेशा हम सब जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, हम एक बात सुनते हैं कि सिक्योरिटी दिया जाएगा प्लेयर को सिक्योरिटी दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी उसको मिले तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेल पाएगा, मतलब लीडर होके वो जाएगा और प्रदर्शन करेगा। लेकिन आप जो बोल रहे हो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि वॉक द टॉक, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? आप अगर बोल रहे हो कि आप सिक्योरिटी देना चाहते हो तो सिक्योरिटी का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि किसी प्लेयर के लिए सिक्योरिटी हो 5 साल और किसी प्लेयर के लिए सिक्योरिटी हो 5 दिन। ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप तो फिर वो बात आ जाती है कि आप मुझे प्लेयर दिखाओ, मैं आपको सिक्योरिटी का मायने समझाऊं। ये नहीं हो सकता। कुलदीप यादव के साथ वही हुआ है, और यही चीज सबसे ज्यादा खटकती है कि आप कुलदीप यादव का 8 टेस्ट उठा के देख ले पिछले 5 साल में, लगातार 2 टेस्ट उन्होंने कभी खेला ही नहीं। तो ये गलत बात है। 8 टेस्ट में अगर एक आदमी 3-5 विकेट फॉल लेता है तो ही मतलब एवरी 2 टेस्ट मैचेस, एवरी 2.5 टेस्ट मैचेस इज गेटिंग 1-5 विकेट ऑन। उसको एक पंजा फुल रहा है। उसके बावजूद भी आप उसको अगर ड्रॉप करते हो और आप उसका रीजन देते हो ये, तो फिर थोड़ा सा आज आप पिच देख ले, ताइजुल इस्लाम जो बॉलिंग कर रहे हैं वो देख ले, मेहदी हसन मिराज जो बॉलिंग कर रहे हैं आप वो देख ले। आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे ये बांग्लादेश है, इसलिए शायद आप बच जाओगे, क्योंकि 4th इनिंग में शायद आपको ज्यादा चेज नहीं करना पड़ेगा, और या शायद इसी इनिंग में ऋषभ पंत जैसे खेल रहे हैं, अगर वो और 1.5 घंटा बैट कर जाए तो शायद आपको बैट ही ना करनी पड़े सेकंड इनिंग, तो आप बच जाओगे, क्योंकि ये बांग्लादेश है। ऐसी पिच पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते, अगर आप इंग्लैंड के साथ खेलते, आप ये रिस्क ना लेते। आप बांग्लादेश के साथ थे, आपने ये रिस्क ले लिया, और जयदेव उनादकट जिस लेवल के बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, 67 विकेट लिए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। बांग्लादेश का जो टीम है ना, वो एक एवरेज रणजी टीम की तरह है, उनका टेस्ट टीम। तो जयदेव उनादकट ऐसे पिचेस पे ऐसे किस्म के बैट्समैन के खिलाफ पिछले 12 साल से बॉलिंग करते आ रहे हैं, तो 4 या 5 विकेट मैच के तो वो भी लेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो चेंज किया था वो खराब था। अब जीत भी जाओ तो आपका अगर सब कुछ आपका हिसाब के अनुसार हो गया, तो ये जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय का कोई मतलब, इसका ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई करेक्टिव मेजर लोगे। आपने सिर्फ एक चीज किया। अगली बार जब कुलदीप यादव मैदान पे उतरेंगे, उनको हमेशा लगेगा कि मेरे सर के ऊपर तलवार लटक है। बिल्कुल अभिषेक जी, हमेशा हम देखते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में तो बहुत शानदार रहता है, लेकिन जब दूसरे मैचेस होते हैं वहां पर प्रदर्शन खराब जाता है। तो ऐसे में जब आज ऑक्शन होनी है तो जो टीम्स चूज करेंगे खिलाड़ियों को, वो कौन सा बेस देखेंगे? आईपीएल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो, या फिर जो बाकी मैचेस में परफॉर्मेंस रहती है, इंटरनेशनल जो मैचेस रहते हैं उसको देखा जाएगा? नहीं, दोनों परफॉर्मेंस देखे जाते हैं। आईपीएल की नीलामी में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी खिलाड़ी को लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पाते हो, क्योंकि सामने वाला उसके ऊपर फियरलेस बिड लगा रहा होता है। आप आंकड़े लेके आए होते हो, आप पहले से सिलेक्ट करके आए होते हो कि मैं इसको लूंगा, लेकिन
ये तो खेल है कि सामने वाला इस तरीके की बिडिंग करता है कि अगर उसको पता चल जाता है कि ये इस पे बिड लगाने के लिए ज्यादा परेशान है, तो वो उसकी बिड इतनी बढ़ाता जाता है कि आप आखिरी में पीछे हट जाते हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और परफॉर्मेंस की बात है, देखिए सिर्फ टीम इस परफॉर्मेंस पे जाती है कि हमको मैच विनिंग खिलाड़ी चाहिए, वो चाहे आईपीएल में परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए परफॉर्म कर रहा हो। तो मैच विनिंग खिलाड़ी की प्रोसेस पे वो जाएंगे और उनके पास क्या जगह खाली है उस पे जाएंगे। अगर किसी के पास ओपनर की जगह खाली है, किसी के पास फास्ट बॉलर की जगह खाली है, तो वो फास्ट बॉलर पे जाएगा। फिर वो ऑलराउंडर पे जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो पहले अपना संयोजन देखेंगे कि उसके संयोजन के लिए कौन सा खिलाड़ी फिट बिल्कुल। अभिषेक, हम लोगों ने देखा भी है कि हर एक टीम के पास एक्सपर्ट्स हैं, जैसे तन्मय श्रीवास्तव लखनऊ के पास हर एक और एक्सपर्ट्स की टीम है, और उसके हिसाब से और सारे जो ओनर्स हैं टीम के, जैसे आकाश अंबानी वहां पहुंच गए, बाकी सारे ओनर्स, कल से ही हमें तस्वीरें में उनकी आ रही थी, वो सारे ओनर्स वहां पहुंच गए। ये देखना होगा कि दिलचस्पी लोगों की बनी रहेगी कि सबसे ज्यादा बोली किस पे लगती है, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी हो। और इंडियन खिलाड़ी में कई सारे नाम हैं, जैसे मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा जैसे नाम। इनका क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं, किनको चुना जाता है, कई बार बड़े खिलाड़ी बाहर रह गए। ये सारी तस्वीरें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी।